दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं। दोस्तों, ये कहावत ही नहीं, जिस पर बीतती है उसे पता चल जाता है। मैं आज आपको एक कहानी के जरिए बताना चाहता हूं कि दूर के ढोल किस तरह से सुहावने लगते हैं और जब वो नज़दीक आ जाते हैं तो किस तरह से वो बहुत ही गलत लगते हैं। आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, इसमें एक पत्नी अपनी माँ की बातों में आकर अपने जो ससुराल है, पति है, सास है, ससुर है, उन सबको छोड़कर अपने पति से तलाक ले लेती है और 2 साल के अंतराल में ही उसे सब कुछ पता चल जाता है। 2 साल बाद वो अपने पति को एक रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल मायूस बैठी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, जब पति से वो मिलती है तो अपनी अपबीती बता कर फूट फूट कर रोने लगती है, पति के गले लग जाती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे अपने साथ ले चलो। दोस्तों, ऐसा इन 2 सालों में उसके साथ में क्या हुआ था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर वेद प्रकाश नाम का एक लड़का जो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल हो जाती है। अब घर वालों को लगने लगता है कि बेटे के लिए कोई अच्छी सी बहू देख ली जाए। बेटे की उम्र भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, अब बेटे के लिए पड़ोस के ही गांव में एक लड़की को देख लिया जाता है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम देखने में हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, एक डेट निश्चित करके इन दोनों की शादी तय कर दी जाती है और शादी के बाद जो पूनम होती है दुल्हन बनकर वेद प्रकाश के घर आ जाती है और जब घर आती है, जो अड़ोस पड़ोस की महिला बहू को देखने के लिए आती हैं तो वो यही कहती हैं कि ये बहू तो लाखों में एक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसके सामने तो जो इसका पति है वो तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, धूल के समान है, इसकी एड़ी के दिखाए में वो चला जाएगा। इस तरह से वाक्य यहाँ पर जो और लेडीजें होती हैं वो कहकर चली जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बहू होती है पूनम, उसे लगने लगता है तू तो वाकई में ही बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुझे तो इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। पहले दिन से ही उसके दिमाग में इस तरह का फितूर भर दिया जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। इन 6 महीनों में कई बार पूनम अपने पति से भी लड़ चुकी होती है, कई बार अपनी सास ससुर से भी लड़ चुकी होती है। इधर इसकी एक छोटी ननद होती है, उस ननद से तो ये हर दिन लड़ा करती, उस पर ही ज़्यादातर काम काज करवाया करती, खुद फ़ोन में लगी रहती। 6 महीने के बाद एक दिन का वाक़या होता है जब सास अपने बेटे की बहू से कहती है कि बहू, तेरा ये रवैया ठीक नहीं है, कल को ये तेरी ननद शादी करके चली जाएगी तो तू किससे काम करवाएगी। तो यहाँ पर वो अपनी सास से कहने लगती है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, अगर आपको काम का इतना शौक़ है तो नौकरानी रख लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर जब उसका पति आता है वेद प्रकाश, उसे पता चलता है कि माँ से इस तरह के अपशब्द बोले गए हैं, इस तरह से लड़ाइयाँ इनकी आपस में हो रही है, दोनों एक दूसरे को गाली गलौज देने लगती हैं। वेद प्रकाश को बहुत ही गलत लगता है। वेद प्रकाश यहाँ पर अपनी पत्नी को 2-3 तमाचे जड़ देता है और तमाचे खाने के बाद वो बहुत ही तेज़ी के साथ दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। दोस्तों, तुरंत ही वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और माँ से यही कहती है कि माँ, मेरे साथ में तो यहाँ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, मुझे यहाँ पर पशुओं की तरह काम करवाया जाता है, पर किसी भी तरह से सुखी नहीं हूँ। तो माँ भी यहाँ पर कहती है कि बेटा, हमने तुझे बेका नहीं है और तू वापस सीधी अपने बैग को पैक करके हमारे घर आ जा। दोस्तों, माँ भी यहाँ पर बहुत ही गलत शब्द कहती है। माँ को पहले पूछना चाहिए था अपने दामाद से, अपने जो समदिन है उनसे पूछना चाहिए था कि हुआ क्या है। अपनी बेटी की ही बात मानकर उसने ये निर्णय ले लिया। दोस्तों, उसके बाद बेटी अपना बैग पैक करती है और घर वालों को बिना बताए वहाँ से निकलने लगती है। जो उसका पति होता है सामने खड़ा हो जाता है, उससे कहने लगता है कहाँ जा रही हो। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। पति उससे कहता है कि देख लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर पत्नी उससे कहकर जाती है जो होगा उसको देखा जाए।
आएगा। दोस्तों उसके बाद वो अपने मायके में चली जाती है। माँ अपनी बेटी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। लगभग धीरे धीरे करके 2 महीने का समय बीत जाता है। इधर जो वेद प्रकाश होता है अपने माता पिता से कहने लगता है कि माँ बाबूजी अब पूनम का क्या करना है। तो माँ बाबूजी कहते हैं कि बेटा करना क्या है, इसमें लड़ाई तो हुई थी थोड़ी सी, तू चला जा, वहाँ जाकर थोड़ी बहुत गलती उसकी माँ से मांग लेना और तू अपनी बहू को घर ले आना। दोस्तों यहाँ पर वेदपाल तैयार हो जाता है, सीधे पूनम के घर पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद पूनम की माँ से वो कहने लगता है कि माँ जी थोड़ी बहुत झड़प तो हर घर में होती है, हमारी भी थोड़ी बहुत झड़प हो गई थी, हमें माफ़ कर दो और पूनम को मेरे साथ भेज दो। लेकिन यहाँ पर जो पूनम की माँ होती है वो कहने लगती है कि अब ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, तुमने तो हमारी बेटी को नौकरानी से भी बदतर बना कर रखा हुआ है, जबकि हकीकत इससे बहुत परे होती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो वेदपाल होता है उसे ऐसे ही वापस भेज दिया जाता है। वेदपाल वापस आ जाता है, वापस आकर अपने माता पिता को ये पूरा वाक्य बताता है। जो वेदपाल के पिताजी होते हैं वो कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं, तेरे उससे बहू नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, तेरे ताऊ को लेकर जाऊँगा, तेरे चाचा को लेकर जाऊँगा और हमारे जो बड़े बुजुर्ग घर में दादाजी हैं उनको मैं लेकर जाऊंगा, सभी लोग हम वहां पर पहुंचेंगे तो बहू आ जाएगी, ऐसी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहां पर एक गाड़ी का इंतजाम किया जाता है और ये सभी के सभी लोग पूनम के घर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों पहले तो इनसे पानी वानी के बारे में भी नहीं पूछा जाता, जैसे आवभगत की जाती है उस तरह से कुछ भी नहीं होता। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर इन्हें बस चाय इस तरह से लाकर दे दी जाती है कि जैसे राह में चलने वालों को चाय पानी दे दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़के का पिताजी होता है वो कहने लगता है कि आप ऐसा करिए, पूनम को हमारे साथ भेज दीजिए। दोस्तों यहाँ पर पूनम के पिताजी तो होते नहीं, पूनम की माँ होती है, पूनम के भैया भाभी होते हैं, लेकिन माँ यहाँ पर घूंघट से ही बोलने लगती है और कहने लगती है कि हम यहाँ पर अब पूनम को भेजेंगे नहीं, पूनम का अब हम तुम्हारे बेटे से तलाक करवाएंगे, हमारी बेटी अब इस घर में कदम नहीं रखेगी। दोस्तों जो बड़े बुजुर्ग वहाँ पर गए थे उनका सर नीचे झुक जाता है। अगर वहाँ पर कोई सामने व्यक्ति होता, पूनम का पिता होता, तो इस बात को समझता। अब लेडीज है, उससे ये लोग कहें तो क्या कहें, वो कुछ भी नहीं कह पाते और शर्म के मारे सीधे अपने घर वापस आ जाते हैं। जैसे ही वो घर आते हैं, घर आकर वो पूरा वाक्य बताते हैं तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। कुछ ही दिनों के बाद जो पूनम होती है और पूनम की माँ होती है तलाक के पेपर कोर्ट में दायर कर देती है। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद इनकी अंतिम डेट आ जाती है और दोनों का आज तलाक होना होता है। दोनों कोर्ट के अंदर होते हैं, इधर पूनम भी होती है, इधर वेदपाल भी होता है। जज साहब इनसे लास्ट बार पूछते हैं कि क्या तुम एक दूसरे के साथ रह सकते हो, क्या मैं तुम्हें कुछ समय और दे दूं, क्या तुम 1-2 दिन के लिए और रह कर देख लो, अगर रह सकते हो तो रह जाओ, ये जीवन बहुत ही आगे बढ़ा है, ऐसे जीवन नहीं कटता, तुम लोग एक बार समझ जाओ। लेकिन यहाँ पर पूनम अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ उसे मना कर देती है। दोस्तों अब पूनम यहाँ पर सिर्फ नाम में सिर हिला देती है और जबकि वेदपाल तो यहाँ पर राजी था, वो ले जाने के लिए तैयार था, लेकिन पूनम की ना होने के कारण जज साहब को भी यहाँ पर इन दोनों का तलाक मंजूर करना पड़ा। और यहाँ पर जो वेदपाल होता है उस पर 6.5 लाख रुपए नगद राशि रखी गई कि इसको 6.5 लाख रुपए देना है और जो घर का इसका सामान है वो सभी सामान इसको वापस भिजवाना है। दोस्तों अब वेदपाल के पास इतने पैसे नहीं होते, जमींदारी करने वाले वो लोग होते हैं। वेदपाल खुद यहाँ पर 20 से 22 हज़ार की नौकरी करता, अब इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। फिर वो अपने खेत को गिरवी रखता है और गिरवी रख के इतने पैसे इकट्ठा करता है और यहाँ पर कोर्ट में वो पैसे जमा करा दिए जाते हैं। उसके बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद पूनम अपने घर में आराम से रहने लगती है। लगभग 2 महीने का समय बीतता है और 2 महीने के बाद ही जो पूनम की माँ होती है वो एक बीमारी के चलते हुए इस जहां को छोड़ देती है। अब पूनम की माँ तो मर जाती है और जो भैया भाभी होते हैं, जो पूनम के अकाउंट में पैसे होते हैं, उन पैसों को धीरे धीरे करके यूज करने लगते हैं। कहने लगते हैं कि इसमें से थोड़ा सा पैसा दे दो, हमारे काम आएगा, मेरे बच्चे के स्कूल का एडमिशन कराना है। कभी बीमारी के लिए पैसे मांग लेते तो कभी घर खर्चों के लिए पैसे मांग लेते। धीरे धीरे करके लगभग 1.5 साल में वो सारा पैसा ख़त्म कर दिया जाता है। पूनम के हाथ में अब
कुछ भी नहीं रहता। पूनम के हाथ बिल्कुल खाली होते। ना तो उसके लिए कोई लड़का देखा गया था, ना ही उसके पैसे बचे थे। अब तो बस वो ऐसे ही रह गई जैसे मानो धोबी कुत्ता, घर का ना घाट का। उसके पास अब कुछ भी नहीं रहा। ना तो उसका पति उसके पास रहा, ना ही उसे जो पैसे मिले थे वो उसके पास रहे, ना ही उसकी कोई दूसरी जगह शादी की चर्चा हुई। दोस्तों अब यहाँ पर भाभी उसे ताने मारने लगती है और तानों को सुन सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर फिर वो अपने भाई के साथ जाने का निर्णय लेती है। जहाँ पर उसका भाई नौकरी करता है वहीं पर वो भी नौकरी करने लगती है। भाई के कपड़े धोया करती, भाई के लिए खाना बनाती और जो घर का काम होता है वो सभी काम वो किया करती और नौकरी भी किया करती। धीरे धीरे कई महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। तलाक को हुए हुए लगभग 2 से सवा 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन का वाक़या होता है जब वो स्टेशन पर मायूस बैठी होती है। इधर जो वेदपाल होता है वो भी अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है। उसी स्टेशन पर आकर रुक जाता है और जब सामने अपनी पत्नी को देखता है तो 1 मिनट के लिए रुक जाता है कि ये उदास कैसे बैठी हुई है, इसके जीवन में चल क्या रहा है। दोस्तों इधर वेदपाल की बातचीत करें तो वेदपाल ने वो सारा कर्जा 2 साल के बीच में ही उतार दिया था। उसने इतनी सारी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, ओवर टाइम लगाया और वो सारा का सारा कर्जा उसने उतार दिया था। आज वो कुछ पैसे लेकर अपने घर जा रहा था। अपने माँ बाप के साथ वो खुश रहना चाहता था, लेकिन शादी के बारे में उसने अभी तक नहीं सोचा था। दोस्तों जैसे ही वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखता है तो वहाँ पर जाकर रुक जाता है। सामने उसकी पत्नी जब अपने तलाकशुदा पति को देखती है तो वो एकदम फूट फूट कर रोने लगती है और यहाँ पर वेदपाल के पैरों को पकड़ लेती है और पैरों को पकड़कर वो यही कहती है कि वेदपाल मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन यहाँ पर वेदपाल उससे कहता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम्हारे पास तो काफ़ी सारे पैसे भी थे, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए अच्छा जीवन साथी ढूंढने वाली थी, क्या हुआ उन वादों का। दोस्तों यहाँ पर जो पूनम होती है वो बहुत ही तेज़ दहाड़े मारकर रोने लगती है। स्टेशन पर चारों तरफ यात्री इकट्ठा हो जाते हैं और फिर वेदपाल उसे बिठाता है, पहले पानी पिलाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे जीवन में हुआ क्या है। तो वो पूरा वाक़या बताती है कि मेरे जीवन में बहुत ही गलत हुआ, मैं अपनी माँ की सीख मानकर अपने घर को बिगाड़ कर यहाँ पर आ गई। उसके बाद 2 महीने बाद ही मेरी माँ की मौत हो जाती है। मेरी माँ के मरने के बाद मेरे जो पैसे होते हैं, मेरे भैया भाभी उन सारे पैसों को खा जाते हैं और मेरी भाभी मुझे हर दिन ताना मारा करती कि तू अपने घर की नहीं हुई, तू अपने पति की नहीं हुई, तू हमारी क्या हो सकती है। दोस्तों अब यहाँ पर पूनम और भी तेज़ी के साथ रोने लगती है। वो बताती है कि मैं नौकरी भी करती हूँ, मैं अपने भैया का सारा काम भी करती हूँ, फिर भी मुझे सुकून नहीं है, मुझे एक पल का चैन नहीं है, मुझे कुछ भी आनंद नहीं है, मैं इससे बेहतर मर जाना चाहती हूँ। दोस्तों यहाँ पर वेदपाल उससे कहता है कि तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलना चाहता हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हालांकि तुमने भूल में बहुत देर कर दी। जो शुरू में मैंने कहा था कि दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं, यहाँ पर भी इस पूनम को दूर के ढोल बड़े सुहावने लग रहे थे। इसे लग रहा था कि मेरे भैया भाभी, मेरे माता पिता मेरा अच्छे से स्वागत करेंगे, मुझे अच्छे से रखेंगे, लेकिन वो दूर के ही ढोल होते हैं। जब उनके पास जाया जाता है तो हकीकत का अंदाज़ा होता है। यहाँ पर भी पूनम को हकीकत का अंदाज़ा हो चुका था। दोस्तों उसके बाद स्टेशन से ही ये पूनम यहाँ पर वेदपाल के साथ हो लेती है और सीधे ये वेदपाल के घर आ जाती है। ये अपने भैया भाभी से फ़ोन भी नहीं करती और सीधे वेदपाल के घर पहुँच जाती है। और जब वेदपाल के माता पिता पूनम को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे विचारों के होते हैं। तो यहाँ पर वेदपाल अपने माता पिता को पहले ही फ़ोन पर बता चुका था कि मैं पूनम को लेकर आ रहा हूँ, पूनम इस तरह से मुझे स्टेशन पर मिली है। दोस्तों उस दिन के बाद से इनका जीवन इतने बेहतर तरीके से कटने लगा। आज पूनम बड़ी ही खुश है। पूनम के 2 बच्चे भी हैं और पूनम अपने सास ससुर, अपनी ननद, जो भी घर में सदस्य हैं, सबके साथ इतने प्यार से रहती है। उसे अंदाज़ा लग चुका है कि जीवन की हकीकत होती क्या है। असली सुख पति के चरणों में है, ना कि मायके में जो भैया भाभी की डांटों में पड़े रहने से। दोस्तों आप लोग भी अगर इस कहानी से जरा से भी प्रभावित होते हैं, जरा सी भी आपको ये कहानी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों अगर इस कहानी को सुनकर कोई भी तलाक लेने वाला जोड़ा अगर तलाक
लेने बंद कर देता है या दोनों आपस में दोबारा मिल जाते हैं तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हमने ये कहानी बनाई है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास इस कहानी को शेयर करें। लोगों के बीच में आपसी दरार बन चुकी है, जो लोग एक दूसरे से तलाक लेने की कगार पर हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूर शेयर करके जाएं। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को भरपूर आनंद के साथ जिएं, परिवार के साथ बड़े आनंद के साथ रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।